नमस्कार। स्वास्थ्य मंत्रालय और दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। अब्दुल मजीद का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि जिंदगी छोटी है, सामान बहुत, और दिल के भी हैं अरमान बहुत। अब आजकल जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है। सबको इंतज़ार रहता है इन दिनों में कि मानसून आ जाएगा। मानसून का इंतज़ार सभी को है और मानसून अभी तक नहीं पहुंचा है। और दूसरी तरफ जो चीज़ नहीं पहुंचना देना चाहते सबके मन में यह है कि यह कभी ना आए, यानी कोरोना की तीसरी लहर। उसके बारे में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती रहती हैं जिनको देखकर, जिनको सुनकर चिंता होती है। अभी हाल में हमने कुछ तस्वीरें देखी हैं कि बहुत से लोग जो हिल स्टेशंस पर गए हैं वो किस तरीके से वहां पर कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल भी उसका पालन नहीं कर रहे, उसे देखकर चिंता होती है। और विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का व्यवहार हम सबको परेशानी में डाल सकता है। हमें क्या करना है और सरकार की किस तरह की तैयारी है, खास तौर पर कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए, बहुत विस्तार से आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। एक एक करके विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री लव अग्रवाल। आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। बहुत स्वागत लव अग्रवाल जी आपका। और पहला सवाल जो आपको देखकर जो सबसे पहले जो मन में आता है वो यही कि कोरोना की तीसरी लहर आपको लगता है कि आएगी, खास तौर पर इस बात को देखते हुए जो आपने हाल ही में जो टिप्पणी की है उसके परिप्रेक्ष्य में? देखिए संजीव जी, लहर का डिस्कशन एक्चुअली थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का डिस्कशन है, इन द सेंस कि इशू ये नहीं है कि लहर आएगी। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि जो वेव्स या लहर जिसकी हम बात करते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ द नेचुरल फिनोमिना जी, कि जिसमें वायरस और ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन ऑन ए रेगुलर बेसिस होता है। तो शुरू में मान लीजिए वायरस अगर देश में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद जब वह ह्यूमन बीइंग जो जन सामान्य को इन्फेक्ट करना शुरू करता है तो केसेस के नंबर बढ़ना शुरू होता है। धीरे धीरे एक इनहेरेंट इम्यूनिटी सिस्टम में भी डेवलप होगी, या हम कोविड सेफ बिहेवियर का फॉलो करेंगे तो हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को एक हद तक तोड़ पाएंगे और केसेस का डिक्रीज शुरू होता है। उसके बाद आइदर हमारा जो एंटीबॉडी रेस्पॉन्स धीरे धीरे कम हो सकता है जी, या वायरस में थोड़ा म्यूटेशन आ सकता है, बिकॉज वायरस ऑल्सो वॉन्ट्स टू सर्वाइव। तो एज पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस हो सकता है फिर थोड़े टाइम बाद केसेस में एक बढ़त दिखनी शुरू हो हम लोगों को, उसको फिर हम दूसरी लहर के रूप में नाम दे देते हैं। इशू यह नहीं है कि दूसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी। आई थिंक दो मुख्य इशू हमें समझने हैं। एक तो अभी भी देश में करीब अगर पिछले 24 घंटे के केसेस देखें तो 44,000 के करीब केसेस देश में आए हैं। तो अगर हम उसको उस परिप्रेक्ष्य में समझे तो अभी भी देश दूसरी लहर से जूझ रहा है। तो हमें किसी भी तरह की कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है कि जिससे केसेस के बढ़ने की संभावना फिर से हो, और दूसरी लहर का खतरा हमारे ऊपर अभी भी बना हुआ है। दूसरा इशू जो हमें समझना है कि आने वाले समय में 3 महीने 6 महीने यह इशू नहीं है। अगर फिर एक इंटरप्ले बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड वायरस, एक और नंबर ऑफ केसेस अगर बढ़ना शुरू होता है तो कितने केसेस को हम बढ़ने दें। यानी कि यहां पर फिर एक इंपॉर्टेंट चैलेंज ये आ जाता है कि क्या हमने कोविड सेफ बिहेवियर को फॉलो किया, या हमने बिहेवियर हमारा ऐसा रहा कि हमने वायरस को ओपन इनविटेशन दिया और वायरस एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग तक फैलता रहा, और सिचुएशन ये आ गई कि एक रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हो जाए जिसको टू दैट एक्सटेंट कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो सके। तो मैं आप सबसे और आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है कि हम समझें, चैलेंज इज नॉट डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ कि तीसरी लहर क्या है, कब आएगी। चैलेंज इज कि क्या तीसरी लहर के आने के समय पर हम उस तरीके से तैयार है कि हमने वायरस के इन्फेक्शन को ज़्यादा समाज में फैलने नहीं दिया। उस तैयारी पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर नरेश त्रेहन का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहन जाने माने कार्डियोथोरेसिक सर्जन और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेदांता द मेडिसिटी के। बहुत स्वागत डॉक्टर त्रेहन आपका। और आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी। डॉक्टर त्रेहन, यही सवाल, तीसरी लहर की चर्चा है इस समय बहुत, और सबके मन में एक आशंका भी है, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट की जब बात आती है तो उसके साथ लोगों के मन में ये बात आना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत से इस तरह के प्रेडिक्शंस हैं, मॉडलिंग
जो जो हो रही है उसके हिसाब से कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में या 3 महीने बाद। आपका नजरिया क्या है, एक मेडिकल एक्सपर्ट के तौर पर आपको क्या लगता है, अगर ये वेव आती है तो ये किस तरह की हो सकती है, अगर हम आपका इस पे एनालिसिस या विश्लेषण लेना चाहें तो? देखो, सबसे ज्यादा जो हमें सीखना है वो हिस्ट्री से सीखना है। पहली लहर आई जी, उस टाइम हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं थी, पर 1 लाख तक गई और फिर वो नीचे आ गई। तो हमने जो भी उसका सामना किया, चाहे आप लॉकडाउन से कहे, चाहे सब लोगों ने मिलकर तैयारी करी और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। फिर ऐसा हुआ कि क्योंकि लोग लॉकअप थे तो उन्होंने बस सोचा कि अब वायरस नहीं है, और हमने ऐलान भी किया कि भाई अब कोविड हम जीत गए। पर ये जीते नहीं थे, वो गलती थी हमारी जी। तो दूसरी वेव जो आई उस टाइम लोगों ने पूछा, आपकी आवाज में थोड़ी कम मिल रही है यहाँ स्टूडियो में। जी जी डॉक्टर त्रिवेन, जारी रखें जी। नहीं, मैं जरा हेडफोन लगा लेता हूँ, उससे होपफुली इंप्रूव हो जाएगी जी। और तो हमें ये एहसास था जी, अब बेटर है जी, पहले से बेटर जी। तो हमें ये एहसास था कि अब हम एक बार जीत गए, हमारी तैयारी है, तो कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे। पर जब दूसरी लहर आई और वो 4 लाख तक गई, इस किसी को अनुमान नहीं था कि इतना हालत खराब होगी जी। तो लोग ये पूछते थे कि भाई किसका कसूर है। हाँ, तो मेरा तो एक ही जवाब था, हम सबका कसूर है। पब्लिक ने भी लापरवाही करी, गवर्नमेंट ने रूल्स रिलैक्स किए क्योंकि इकोनॉमी जूझ रही थी और वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं थी, और ये थोड़े वेरिएंट्स भी आने शुरू हो गए, तो सब ने मिलके काफी तबाही करी हमारे हिंदुस्तान में। तो उससे हमें सीखना है जी। अब जैसे आपने देखा कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई, क्योंकि 2000 टन जो हमारा नॉर्मल पर डे कंजम्पशन है मेडिकल प्रोफेशन का, वो 10,000 तक पहुंच गया। उसका गवर्नमेंट ने सामना बड़ी अच्छी तरह से किया। कुछ तकलीफें आई, बहुत तकलीफें भी आई, पर ये दिन रात काम करके उसको हमने पार कर लिया। फिर बाकी और भी चीजें आई जिसमें दवाइयों की जरूरत है, ये है। पर अब हमने सोचा कि 4 लाख हो गए हैं तो अब हमारा सिस्टम जो है बिल्कुल सॉलिड है। पर मेरे को एक बात ख्याल आया कि सबसे पहले कि तीसरी वेव तो आएगी अगर जो हम लाएंगे, नहीं आएगी जो हम नहीं लाएंगे। क्योंकि जो 4 लाख आए थे वो हमने इनवाइट किया था, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर चीज में हमने ज्यादती करी और वायरस ने उसका मौका उठाया जी। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने सोचा इतने लोगों, हर फैमिली में किसी को हुआ, किसी का डेथ हो गई, कि लोगों ने शायद ये सबक सीखा है। पर लास्ट 3 दिन में इतनी निराशा हुई है, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं कि जैसे पब्लिक बिहेव कर रही है कि फिर वायरस खत्म हो गया, और ये नहीं समझ आई कि ये वायरस जो है अपना रूप बदल के जो डेल्टा प्लस में घूम रहा है, उसकी जो स्प्रेडिंग पावर है वो 2-3 गुना ज्यादा है जो पहली वायरस थी, हमारी अल्फा वायरस थी। तो इसीलिए अगर जो हम ऐसा बिहेवियर कंटिन्यू करेंगे तो तीसरी लहर जरूर आएगी। और कितनी बड़ी जाएगी और क्या गैप होगा, पहली और दूसरी लेयर जो आई थी वेव, उसमें 32 वीक्स का फर्क था, और वही हुआ था जो 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू में हुआ था। अब वह कब आएगी ये हमारे पे डिपेंड करेगा और कितनी फेरोसिटी से आएगी। तो एक तो मैं इसके 3 पहलू हैं जो मैं एक बार छोटी उसमें सक्षम में बोल देता हूं जी जी। कि एक चीज ये है कि पब्लिक बिहेवियर को किसी तरह हमें कंट्रोल में लाना है, उनको समझाना है कि हम समझ रहे हैं कि आप तकलीफ में, आप बिल्कुल जूझ रहे हो कि बाहर निकल के मैं पूरी एक्टिविटी करूं, सही बात है, पर 6 महीने वेट कर लो, उसके बाद जितनी मर्जी करना, क्योंकि एक बार हमने इस वायरस को कंट्रोल कर लिया तो उस टाइम हम कहेंगे हमने जीता। दूसरा, हमें गवर्नमेंट को इसके साथ साथ पब्लिक के ऊपर कंट्रोल डालना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि पब्लिक में लापरवाही होनी हिंदुस्तानी हमारी कल्चर में ही ऐसा है। और तीसरा ये कि वैक्सीन जो हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि वैक्सीन की जितनी उपलब्धि होगी उतना ही हम लगा सकते हैं, कैपेसिटी है हमारे पास 1 लाख इनॉक्यूलेशन पर डे। अगर जो हमें मिल जाए, और ये प्रयास हो रहा है बड़ी जोर शोर से, और जैसे गवर्नमेंट ने आंकड़े बताए हैं
कि आने वाले 2-4 हफ्ते में वैक्सीन की काफी सप्लाई आ जाएगी हमारे पास। जी। ऐसा होगा, और अगर जो हम 50 लाख पर डे कर लेंगे तो ये वेव जो थर्ड वेव है उसको हम 25% से ज्यादा कम कर सकते हैं। ठीक। अगर जो हम 70 लाख तक पहुंच जी। गए तो ये वेव को 50% से ज्यादा, फीसदी से ज्यादा कम कर सकते हैं। अगर जो किसी इमेजिनेशन में हम 90 लाख पर पहुंच गए तो इस वेव को हम फ्लैटन कर सकते हैं। ये स्पष्टी ना है, ये बिल्कुल सेंस करता है कि एक रिलेशनशिप जो है दुनिया में जो है वो वैक्सीन के साथ साथ ही चलता है। जी। एक ही डिफेंस है। जैसे पहले हमने चर्चा करी थी कि एक किसी को हो गया तो उसके लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उपलब्ध हैं, वो उनको मिल सकती है, उससे उसके जो इन्फेक्शन का रुख बदला जा सकता है, जी। चाहे कितने भी कोमॉर्बिडिटीज हो या कोई भी एज हो। सो ये चीजें पब्लिक को पता होनी चाहिए, और पब्लिक को सबसे बड़ी चीज ये, हम बार बार ये कह रहे हैं कि भैया, अभी लव साहब ने भी बोला कि भैया अपना जस्ट 3-4-6 महीने एहतियात यूज कर लो और हम जीत जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आपने 3 उसके जो स्तंभ बताए हैं कि अगर हम उनका ध्यान रखें। लव अग्रवाल जी, ये बात जो सामने आ रही है कि लोगों का व्यवहार कैसा है, तो मन में फिर एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब हम अनलॉक करते हैं, और ये बात उठी भी थी बहुत ज़्यादा कि अनलॉक की प्रक्रिया भी बड़ी मुश्किल होती है कि कैसे धीरे 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 हम अनलॉक करते जाएंगे। अब जैसे ही अनलॉक हुआ, लोगों ने गाड़ियों में सामान भरा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को साथ लिया और वो पहुंच गए। क्या जो अभी डॉक्टर त्रेहन ने जो बात कही कि लोगों को कंट्रोल करने की बात है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी हिल स्टेशन पर ये पता रहता है प्रशासन को कि बुकिंग कितनी हो रही है, लोग आएंगे, केम्प्टी फॉल जैसी जगह पर उनकी एक्सेसिबिलिटी ना हो, दूर से ही देख के चले जाएं। जाहिर सी बात है, वहां नहाने के लिए कोई भी जाएगा तो मास्क तो लगाएगा नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं होगी। इन सब चीजों को क्या हम लोग अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि आप यानी सरकार की ओर से अब इस तरह की चीजें होंगी कि कंट्रोल किया जाए? क्योंकि उसमें अगर ये चीज नहीं आएगी, लोग लॉकडाउन में घर पर रहे, उन्होंने उसका पालन किया। इसी तरह से अगर हम अनलॉक करते जाएंगे और सिर्फ उम्मीद करेंगे तो शायद कई लोग ऐसे होंगे जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए समझना यह है कि जो शुरू से हम कोरोना की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं उसके 2 बड़े मेजर स्तंभ हैं जी। एक है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इन दोनों गवर्नमेंट्स के जितने डिपार्टमेंट सब मिलकर इस पे कार्य करें। जी। दूसरी है होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, यानी कि जब भी आप कभी किसी इन्फेक्शियस डिजीज से डील करते हैं तो इन्फेक्शन क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग तक जा रहा है जी। तो वहां पर एक अवेयरनेस, एक फॉलोअप इन टर्म्स ऑफ कि मैं अगर मुझे कोई सिम्टम है, मैं टाइम पर टेस्टिंग कराऊं, मैं अपने आप को आइसोलेट करूं ताकि मेरे परिवारजन, मेरे मित्रगण, उनको यह इन्फेक्शन पास ऑन ना हो, उस बिहेवियर का फॉलोअप। तो जब हम होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच की बात करते हैं तो इसके भी 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है रेगुलेटरी एस्पेक्ट, जैसे आपने कहा कि लॉकिंग और अनलॉकिंग। दूसरा कंपोनेंट है कि यह लड़ाई एक दिन वाली लड़ाई नहीं है। बिल्कुल ठीक। यह लड़ाई कंटिन्यूअस बेसिस पर देश पिछले 1.5 साल से लड़ रहा है और आने वाले पता नहीं कितने और समय तक हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में कम्युनिटी बिहेवियरल चेंज, एक सस्टेन्ड कम्युनिटी सपोर्ट एक्चुअली बिकम्स मोस्ट क्रूशियल। तो जैसे आपने कहा है, जब हमने रेस्ट्रिक्शंस को कम करना शुरू किया, स्टेट के साथ डिस्कशन करते हुए हमने उन्हें बताया कि ग्रेडेड रिलैक्सेशन दी जाए, और जब ग्रेडेड रिलैक्सेशन दी जाए तो जहां पर भी केसेस बढ़े या कोविड सेफ बिहेवियर का फॉलो ना हो तो वहां पर अगर जरूरत पड़े तो फिर फर्दर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए। बट मैं आपके द्वारा फिर सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम इसको एक पर्टिकुलर लेवल तक कर सकते हैं। ये लंबी लड़ने वाली लड़ाई में हमारी खुद का जो इन्वॉल्वमेंट है सोसाइटी, एट इंडिविजुअल लेवल, एट कम्युनिटी लेवल, विल बी द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट। अब जैसे आपने चाहे केम्प्टी फॉल का उदाहरण ले लीजिए, चाहे हिल स्टेशन का उदाहरण ले लीजिए, हमें सबसे पहले यह समझना है कि अगर रिलैक्सेशन दी जा रही हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वायरस खत्म हो गया है। वायरस हमारे बीच में अभी भी है। रिलैक्सेशन देने का पर्पज यह है कि केसेस में कमी आ रही है। कम्युनिटी लेवल पर हम एक मिलकर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि
सिचुएशन को समझते हुए क्या कोविड सेफ बिहेवियर हमें फॉलो करना है, हम उसको नए नॉर्मल की तरह अपनी लाइफ में समाहित करेंगे। एक और बात यहाँ पर जो आपने केसेस की बात कही थी शुरू में कि अभी केसेस जैसे 50,000 के आसपास, फिर 42 वगैरह हुए, फिर 34 के करीब पहुंचे और फिर दोबारा अब हम देख रहे हैं 44-45 हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दूसरी लहर अभी चल रही है, तो लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें इसको, लेकिन सिर्फ उम्मीद करके कि लोग व्यवहार अपना बदल लेंगे, क्योंकि एक फटीग भी है, एक थकान भी है लोगों में। उनको भी लगता है कि पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर एक मजाक भी चल रहा था कि लोग तो अब ये सोच रहे हैं कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने तक के बीच में जहां घूमना है वहां घूम लो। उनको लग रहा है कि शायद अभी केसेस कम हैं। ये व्यवहार कैसे बदलेंगे, क्योंकि ये तो लोगों का व्यवहार परिवर्तन करने वाली बात है। तो क्या वो फिर कानून से होगा? देखिए, कंटिन्यूड अवेयरनेस इज द की। ओके, कानून से, जो कानून के स्थाई पर रेस्ट्रिक्शंस करना, एनफोर्समेंट करना, एडहेरेंस के लिए फोकस लाना, वो एक एस्पेक्ट है। बट जब आप सोसाइटी एज ए होल बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए, एक स्थाई पर हमारे देश में केसेस कम हुए, लेकिन इतने कम नहीं हुए कि हम कह सकें सो कॉल्ड सेकेंड वेव इज ओवर। दूसरा, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अगर आप देखें, पूरे यूरोप में केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, यूनाइटेड किंगडम में देखें, रशिया में देखें, साथ ही अगर आप और एनालाइज करें तो इवन हमारे आसपास के देशों में केसेस बढ़ रहे हैं जी। चाहे आप इंडोनेशिया लीजिए, बांग्लादेश लीजिए, ईरान लीजिए, इराक लीजिए। तो हमें यह समझना कि वायरस हमारे बीच में आज भी है। व्हाट वी आर प्रेजेंटली डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ए न्यू बैलेंस इन टर्म्स ऑफ आवर लाइफ एंड लाइवलीहुड। हमारी लाइफ भी चलती रहे, हम अपने आप को बचा के रखें और हमारे लाइवलीहुड भी चलते रहे। तो हमें जो अपने बिहेवियरल चेंज को, जैसे आज हमारा और आपका इंटरेक्शन और आपके द्वारा हम कम्युनिटी से इंटरेक्शन कर रहे हैं, यह उसी का पार्ट है कि हमें ध्यान रखें वायरस हमारे बीच में है। वायरस तभी फैलेगा जब हम उसे फैलने देंगे। डॉक्टर त्रेहन साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि क्या हम उसको इनवाइट कर रहे हैं। अगर हम कोविड सेफ बिहेवियर रखेंगे तो हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए भी अपना जीवन सही ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। एज ए न्यू नॉर्मल वो हमें समझना है। हमें ये समझना है कि हमें अपने आप को भी बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, अपने पूरे समाज को बचाना है, और साथ में एडहेरेंस के लिए जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट है, they will be supporting the overall endeavor. बिल्कुल। But जो continuous activity has to be done at community level. Absolutely. डॉक्टर त्रेहन, एक इम्पॉर्टेंट बात जो अभी सामने आ रही है चर्चा में, वो ये कि लोगों को सतत जागरूकता, कांस्टेंट अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जिसमें वो अपना व्यवहार बदलें। और अब ये प्रश्न हम आपसे ये करना चाहेंगे यहाँ पर कि सेकेंड वेव के बाद हमने देखा था, या सेकेंड वेव के दौरान बहुत से लोग ये कहते थे कि ये तो होना ही था, लोग बहुत लापरवाही कर रहे थे, लोग किसी भी तरह की कोई बात फॉलो नहीं कर रहे थे, चाहे वो मास्क लगाने की बात थी या फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात थी। तो क्या अब फिर वही बात हो गई है कि जितना हमने खोया, जो हमने दुख झेले हैं सेकेंड वेव में, उसके बाद ये जैसी केसेस कम हुए, फिर से हम भूल गए कि कोरोना ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया? तो यही तो मुझे ताज्जुब है। जैसे लव अग्रवाल जी ने बोला, आप बोल रहे हैं, हम दिन रात बहुत सारे लोग, डॉक्टर, साइंटिस्ट अपना टाइम दे के यही मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को कि देखो, ये हमारी जैसे डॉक्टरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई जो बीमार होगा, जो उसका शिकार होगा, हम हैं खड़े उनके लिए। पर पब्लिक की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज में अपनी, देखो पहला तो आप इतना भी देखा लोगों ने कि उनकी फैमिली के कई लोग चले गए, कईयों को हुआ है वो अभी भी तकलीफ में है, जिसको लॉन्ग कोविड कह रहे हैं। म्यूकोमाइकोसिस हो गया, लोगों के सारे साइनसेस निकाल दिए गए। इसकी तो इतनी भयंकर थी ये, और लोग इतने डरे हुए थे उस टाइम कि मेरे को लगता था कि इसमें अभी 1, 2, 3 महीने लोगों को वो डर रहेगा और वो अपना बिहेवियर चेंज करेंगे, मुझे लगता था ऐसा। क्योंकि और मेरी ये यू कैन से कि ख्वाहिश थी कि हम इतना, जो डॉक्टर, जिससे आप ये भी तो सोचेंगे 18 महीने से जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो दिन रात लगे हुए हैं और वो भी फटीग में है। तो कोई टाइम ऐसा आएगा कि अगर जो पब्लिक बिल्कुल परवाह नहीं करेगी तो पब्लिक ही सफर करेगी। तो इसीलिए ये जो एक हमें ये विंडो जो है, ये तो जाहिर हो गया
कि हमें करना ही करना है, दिन रात बोलना है पब्लिक को कि प्लीज, हमारी एक ही प्रार्थना है कि आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का, अपनी कम्युनिटी का और देश का। इतनी तो कर ही सकते हो आप, जब आपको और कुछ नहीं करना है। आर्मी जंग लड़ती है बॉर्डर पे, हम जंग लड़ रहे सारे। तो पॉइंट ये है कि अगर जो डॉक्टरों की भी कुछ सोचें कि अगर जो डॉक्टरी कोलैप्स होने शुरू हो गए फटीग से, तो और भी मुसीबत आएगी। और इसलिए एक खतरनाक बात समझनी चाहिए कि डेल्टा प्लस कैपेसिटी टू इन्फेक्ट इज डबल दैट ऑफ द प्रीवियस वायरसेस। अगर जो इतनी भी समझ नहीं लोगों को आएगी तो फिर हम उसका सफर करेंगे। पर हमारा ये धर्म है कि हम दिन रात वार्न करें। पर मेरे एक गवर्नमेंट्स को भी मैं, क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, कि आपको एक्सेसिव ओपनिंग अप नहीं करनी चाहिए जिससे पब्लिक को और भी डेंजर हो। बिल्कुल जी। जैसे बार्स हैं, आप बार में कैसे अंदर लोगों को रखोगे? तो मास्क उतारेंगे, शराब पिएंगे और शोर मचाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। बार का मतलब ही है, समझ गए आप? अगर जो आप कहोगे कि जी बारात निकल सकती है शादी के लिए, तो लोग तो ढोल बजाएंगे, डांस भी करेंगे, कुछ मास्क भी उतारेंगे। सो ये हमें पहले ही एहसास हो जाता है कि क्या हाई इन्फेक्टिव एक्टिविटीज हैं, बिल्कुल, जिसको अभी हम थोड़ी देर और थाम ले। ये नहीं कि कभी ना खोले, पर थोड़ी देर थाम ले। तो इसीलिए अगर जो हम पब्लिक को भी ये एहसास होना चाहिए कि गवर्नमेंट उन्हीं के भले के लिए कर रही है, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रही। तो इसीलिए अगर जो ये भावना आ जाए हमें जी, तो मेरा ये है कि हम जीत सकते हैं और जीतेंगे भी। पर इस साल जीतेंगे कि अगले साल जीतेंगे कि उससे अगले साल, ये पब्लिक के ऊपर भरपूर है। और हमारी तादाद इतनी ज्यादा है, संख्या इतनी ज्यादा है कि उसको संभालना भी तो बड़ा मुश्किल काम है गवर्नमेंट के लिए, रूल्स के लिए। बिल्कुल, बस ये अपील ही कर सकते हैं। और दूसरी तरफ वैक्सीन ही वैक्सीन लगाते जाओ, बिल्कुल, जितनी मिले उतनी लगाइए, जहां से मिले उसको लेके आइए। ये अगर जो हम कार्रवाई कर सकते हैं तो हमारा ये जो बर्डन है कंट्री के ऊपर, जो इकोनॉमिक बर्डन है, ह्यूमन मिजरी बर्डन है, वो कम करना है किसी न किसी तरह। और अब हमें बच्चों की फिक्र है, क्योंकि अभी बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई। अडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेट जब हो जाएगी तो वायरस तो फिर भी ढूंढेगा होस्ट। तो अगर जो बच्चों को ना हो जाए, तो इसीलिए हमें उसमें भी एक्सेलरेट करना है कि बच्चों की प्रोटेक्शन कैसे करी जाए जी। तो ये बड़ी जरूरी बात है कि हम इन सारी चीजों के ऊपर पूरी प्लानिंग करें। एब्सोल्युटली। जैसे हाँ, और ये मैं एक बात और बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी जो बनी, नेशनल टास्क फोर्स, उसके माध्यम से जो मैं भी उसमें हूं, जो हमें डिस्कवरी हुई कि गवर्नमेंट ने कितनी मेहनत करी, कितने सेक्रेटरीज, मिस्टर लव अग्रवाल बैठे हुए हैं, ये 24 घंटे काम कर रहे थे। 2000 से 10,000 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना कैसे किया गया, कितना क्या अरेंजमेंट किया गया है। एयरफोर्स ने टैंकर्स उड़ा के लेते गए दिन रात। तो ये बहुत बड़ी एफर्ट थी। पर इस पे हमें ये नहीं करना है कि हमें गवर्नमेंट या पब्लिक इतना भी केयर ना करे कि आप खुद पे अपनी तकलीफ लाओगे और इस इकोनॉमी को इतना अफेक्ट पड़ेगा कि उससे फिर रिकवरी और भी लंबी हो जाएगी। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर त्रेहन जो आपने सामने रखी। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात जो हमें सबको याद रखनी है वो ये कि लोग अपना व्यवहार इसलिए बदलें कि उनका जीवन, सबका जीवन बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना जारी रखें। और साथ ही साथ उन डॉक्टर्स की, उन हेल्थ वर्कर्स की जो लगातार, जैसा डॉक्टर त्रेहन कह रहे हैं, 18 महीने से दिन रात काम कर रहे हैं, सरकार के अपने प्रयास हैं और ज़रूरत है सिर्फ हमारे और आपके प्रयास की। हमें क्या करना है एक बार ज़रा दोहरा लेते हैं इन संदेशों के माध्यम से। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा
और इस दौरान प्रोफेसर संजय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। बहुत स्वागत डॉक्टर संजय राय, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स। लव अग्रवाल जी, जो बात अभी डॉक्टर त्रेहन ने सामने रखी और बार बार हम कह रहे हैं कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, एक बार जरा लोगों को समझ में आ जाए ये बात। क्या सिर्फ मास्क लगाना, सिर्फ 2 गज की दूरी काफी है, यही है? क्या है आपकी नजर में, सरकार क्या सोचती है इसको लेकर? देखिए, अगर हम देखें कि ओवरऑल कोरोना की लड़ाई के प्रिंसिपल्स क्या हैं जी, तो इसके 5 स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले है फोकस ऑन टेस्टिंग। तो हमें अगर कोई भी सिम्टम्स हो, हम टाइमली टेस्ट कराएं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हमेशा हम ये फायदा पाएंगे कि केस सीरियस हुए बिना और वह नॉर्मल फ्लू के रूप में या माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम के रूप में हम उसे टाइम पे मैनेज कर पाएंगे और केस में कोई कॉम्प्लिकेशन या डेथ का सवाल कम उठेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहला हमारा स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल है कि कम्युनिटी के लेवल पर अगर कोई भी सिम्टम हो, उसको लापरवाही ना करते हुए, चाहे रैपिड एंटीजन टेस्ट हो, चाहे आरटीपीसीआर टेस्ट हो, जल्दी से जल्दी वह टेस्ट कराएं और अपने आप को सबसे आइसोलेट करें जी। दूसरा प्रिंसिपल है ट्रैकिंग, यानी कि अगर मैं अपने अंदर कोई सिम्टम महसूस कर रहा हूं, मैं अपने आप को आइसोलेट करता हूं, तो जरूरी है कि पैरेलली जितने मेरे हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, जिनसे मैं पिछले 5-7 दिनों में टच में आया, मैं उनको भी कहूं कि वो भी एक रिलेटिव आइसोलेशन में रहें और अगर उनमें कोई सिम्टम डेवलप हो वो भी टेस्टिंग कराएं ताकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो सके जी। तीसरा कंपोनेंट है ट्रीटिंग, जहां जरूरी है कि जैसे डॉक्टर त्रेहन साहब ने भी कहा है कि सरकार, यूनियन गवर्नमेंट अलॉन्ग विद स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करके एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे कि जिसको जब जरूरत हो तो रिक्वायर्ड उसका ट्रीटमेंट उस तरीके से हो सके, चाहे वे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हो, चाहे वेंटिलेटर या आईसीयूज हो, तो उस टाइप का एक प्रॉपर फॉलोअप हो सके। चौथा कंपोनेंट जो है, जो कम्युनिटी लेवल पर हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारा स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल है, इज फोकस ऑन वैक्सीनेशन। नाउ वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट कि अगर हम वैक्सीनेशन करते हैं तो एज ए प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर कोई आदमी उसको वायरस से अगर वो उसका टच भी आता है तो या तो वह इन्फेक्ट नहीं होगा, और बेस्ट केस सिनेरियो में अगर मान लीजिए इन्फेक्ट भी होगा तो केसेस सीरियस में कन्वर्ट नहीं होंगे। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल है वह है कोविड सेफ बिहेवियर। नाउ कोविड सेफ बिहेवियर में हमें ध्यान रखना है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, साथ में 2 गज की दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, क्योंकि अगर हम ये ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है तो अगर हम मास्क का इस्तेमाल करते हो, 2 गज की दूरी रखते हैं, तो ड्रॉपलेट हमारी आंख, नाक, मुंह वगैरह में नहीं जाएंगी। तीसरा प्रिंसिपल इसी में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से रिलेटेड है कि हम हैंड हाइजीन रखें। अगर मान लीजिए कि हमने किसी सरफेस को टच किया और वहां पर किसी आदमी के बोलने के कारण ड्रॉपलेट्स हैं, तो वह उसके बाद हम अपने आंख, नाक, मुंह वगैरह को टच कर सकते हैं तो हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए हम समय समय पर अपने हाथों को साफ करते रहें। चौथा कोविड सेफ बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रिंसिपल है कि हम ये ध्यान रखें कि जो फ्रीक्वेंटली टच सर्फेसेस है उन्हें समय समय पर डिसइंफेक्ट करते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर संजय राय, आपके कार्यक्रम में जुड़ने से पहले हमने इस बात को लेकर चर्चा की है कि क्या तीसरी लहर आएगी और आएगी तो कैसी होगी, कब आएगी। बातचीत में जो बिंदु है वो इस बात को लेकर है कि हाल में जो कुछ तस्वीरें हमने देखी हैं कि लोग हिल स्टेशन पर जा रहे हैं या घूम रहे हैं या जो ना तो दूरी रख रहे हैं और ना ही किसी तरह के कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपसे यहाँ दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा और वो ये कि तीसरी लहर के साथ हर बार जो बात जोड़ी जाती है वो ये कि इसका खतरा बच्चों के लिए काफ़ी हो सकता है। ये बात किस तरह से सामने आई कि बच्चों को लेकर ये बात क्यों कही गई, पहली बात। और दूसरी बात, क्या सचमुच इसमें कोई बात है भी या वैसे ही एक हमें परेशान करने के लिए, एक चिंता में डालने के लिए बात है, लेकिन दरअसल इसमें कुछ नहीं है? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कुछ रिपीट मैं करूं क्योंकि मैं कार्यक्रम में लेट आया हूं। नहीं, तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने लेट ज्वाइन किया। प्लीज, और किसी कारणवश मैं लेट हो गया जी था। जी। बच्चों में ये काफी दिनों से चर्चा है और हम अभी जो वैक्सीन ट्रायल कर रहे हैं इसमें इवन पेरेंट्स भी जितने चिंतित होकर हमसे पूछते हैं कि हमें बच्चों को इनरोल कराना है उसमें। और एक वाकया मैं सुना दूं उसके पहले जी। एक मदर ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि देखो सैंपल साइज हमारा पूरा हो गया, अब हम रिक्रूट नहीं कर सकते एक बार करने के बाद। और मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि बच्चों में डिजीज़ माइल्ड है अभी तक, लकली जो है, और इसलिए आप लोगों को खुश रहना चाहिए। उस मदर ने ये कहा कि आपके लिए कहना ये बहुत ही आसान है कि माइल्ड है और ये है। मेरी बेटी ने ये पूछा
कि ये जो क्या थर्ड वेव में 11 साल की बेटी, उसने ये कहा कि क्या थर्ड वेव में सारे बच्चे मर जाएंगे। मुझे लगा कि हम लोग अननेसेसरी क्यों प्रेशर दे रहे हैं, क्या एविडेंस है, इसका साक्ष्य क्या है बिल्कुल। कि थर्ड वेव आएगा और बच्चों में आएगा। देखिए कोई वेव कैसे आती है, क्यों आती है, उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। एपिडेमियोलॉजी में हम पढ़ाते भी हैं कि एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट, इसको हम बताते हैं कि एजेंट या होस्ट या इन्वायरमेंट, इन तीनों के इंटरेक्शन से इस टाइप की कम्युनिकेबल डिजीज जो है फैलती है। फर्स्ट हो गया होस्ट। क्या होस्ट ससेप्टेबल है, मतलब होस्ट को हो सकता है, कितने लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। जो ग्लोबल एविडेंस अभी तक करीब 18 करोड़ से ऊपर के केसेस हो रिपोर्टेड हैं, नंबर ऑफ केसेस तो काफी ज्यादा हो चुके हैं, ये हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद आदमी लंबे समय तक प्रोटेक्टेड है, बेटर प्रोटेक्शन है। अब 1.5 साल पुराना वायरस हो चुका है, हमारे पास काफी एविडेंसेस जनरेट हो चुके हैं। तो अगर बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो डेफिनेटली वह हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अभी तक हमने वैक्सीन नहीं दिया हुआ है। बड़ों में तो एक है कि हमारे पास वैक्सीन भी है जो उनको प्रिवेंट कर रहा है, एटलीस्ट सीवियरिटी से और डेथ से वैक्सीन बचा रहा है, जो वैक्सीन का सबसे बड़ा एडवांटेज है। बच्चों के लिए नहीं है। तो क्या बच्चे अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए हैं? जो भी सीरो सर्वे हमारे बताते हैं, वो कैसे पता कर सकते हैं हम? सिर्फ सीरो सर्वे से पता चल सकता है कि रियली स्प्रेड किस लेवल तक कम्युनिटी में हुआ है। टेस्टिंग स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, गांव में कम है, शहरों में ज्यादा है, सो बहुत से फैक्टर्स होते हैं। जो भी सीरो सर्वे है, जैसे आईसीएमआर ने थर्ड सीरो सर्वे दिसंबर जनवरी में किया था, या दिल्ली गवर्नमेंट ने किया, महाराष्ट्र ने किया, तमिलनाडु ने किया, आप किसी भी सीरो सर्वे को ले लीजिए, वो ये दर्शाता है कि बच्चे या तो बराबर इन्फेक्ट हुए हैं एडल्ट के या उससे ज्यादा हुए हैं। आईसीएमआर सीरो सर्वे की बात करूं तो उन्होंने कहा 24% के आसपास पॉपुलेशन जो है पूरी कंट्री में उस समय इन्फेक्ट हुई थी, 27% बच्चे थे। दिल्ली की बात करूं, लास्ट सीरो सर्वे जो हुआ था जनवरी के आसपास, वो 51% हमारे एडल्ट थे और 54% जो है बच्चे थे। तो ये कहना कि बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, उनमें आएगी, इसका कोई बहुत वैज्ञानिक आधार नहीं नजर आता। दूसरा, ये परसेप्शन इसलिए बन गया कि बच्चों में, क्योंकि बच्चों में लार्जली ये डिजीज बहुत ही माइल्ड है, बच्चों में सीवियर नहीं होती, तो हमें लगता है कि बच्चों को शायद इन्फेक्शन नहीं हुआ। बच्चे लॉकडाउन में या घर के अंदर रहे, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो हमें यह भी लगा कि बच्चे इन्फेक्ट नहीं होंगे। तो ये परसेप्शन है, जो कि जो साइंटिफिक एविडेंसेज हैं उस पर यह परसेप्शन कहीं भी नहीं बैठता है। जो एविडेंसेज हैं, और हमें साइंस पे विश्वास करना चाहिए, वो ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चे जो है हमारे बराबर ही, एडल्ट के बराबर ही इन्फेक्टेड हैं, और लकली वह जो है माइल्ड डिजीज है उनमें। तो अभी तक जो बिहेवियर रहा इस वायरस का, सेकेंड आता है कि आपका एजेंटों का। तो होस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं कि बच्चों को ऐसा खतरा नहीं है। ठीक है। दो कारण से, एक तो इन्फेक्शन उनको हो चुका है, और दूसरा जो है आपका जो है वह जो है माइल्ड डिजीज उनमें हो रही है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको लेके बहुत पैनिक पेरेंट्स को या बच्चों को नहीं होना चाहिए। बच्चों पे थोड़ा ज्यादा मानसिक प्रभाव पड़ गया है। मैं एक और स्टडी करा रहा हूं, उसकी मैं अब यहाँ भी जिक्र नहीं करूंगा। कल ही मेरे रेजिडेंट ने आके बताया कि वो HIV पॉजिटिव बच्चे, उनसे क्या सवाल पूछ रहे थे, तो ये सब मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक है, हाँ, लेकिन वो रियली ये सब आपको विचलित कर देते हैं ऐसे सवाल, जब कि बच्चे अगर इस टाइप का पूछते हैं तो बच्चों के मन में भी जाहिर सी बात है, जब क्योंकि ये चीजें जब सब जगह से सुनाई देती हैं कि तो बच्चों को चिंता भी होगी। लव अग्रवाल जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? कार्यक्रम से पहले जब ये चर्चा हो रही थी खासतौर से बच्चों को लेकर, तो आपके इसमें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक तो सीरो सर्वे के थ्रू उन्होंने 2 मुख्य बिंदु बताए जी। पहला बिंदु ये है कि ऐसा नहीं था कि पिछले वेव 1 में और वेव 2 में बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए, एंटीबॉडीज उनमें बनी, तभी सीरो सर्वे में अप्रोक्सीमेटली सेम परसेंटेज पाई जी। साथ में हमने ये देखा कि बच्चे हॉस्पिटलाइज कम इसलिए हुए क्योंकि अगर वो इन्फेक्ट भी हुए तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, तो उनको क्योंकि वो माइल्ड था या बहुत ही लो लेवल ऑफ इन्फेक्शन था, बच्चों में मैनेजमेंट ठीक रहा, तो उसके लिए उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा डेटा जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा वह है कि अगर आप देखें कि एक्चुअल केसेस कितने इन्फेक्ट हुए, तो अगर आप देखें तो पिछले साल जितने देश में केसेस आए उसमें 1 to 10 ईयर्स, 0 to 10 ईयर्स के जो एज ग्रुप था जी, उसमें 3.28% चिल्ड्रन गॉट इन्फेक्टेड। अच्छा, लेकिन अगर हम इसी साल का भी डेटा देखें तो वह भी 3.05% ही है, यानी कि एक माइनर 0 to 10 ईयर्स में परसेंटेज ऑफ पीपल हु गॉट इन्फेक्टेड
उसमें थोड़ा रिडक्शन ही है, बढ़ा नहीं है बच्चों में, जो हमने टेस्टिंग के द्वारा पॉजिटिव केसेस पाए। दूसरा अगर हम देखें 11 टू 20 ईयर्स एज ग्रुप में, जी। तो वहां पर 8.03% जो लोग थे, बच्चे थे, वो पिछले साल इन्फेक्ट हुए वेव 1 में। अच्छा। और वही डेटा अगर हम इस साल का देखें तो 8.57% हुए। तो जो हमारे लिए जो मुख्यतः समझने वाली बात यह है कि बच्चे उसी अनुपात में इन्फेक्ट हुए वेव 1 में, वेव 2 में, कोई लेकिन बदलाव वो नहीं माइल्ड रहते हैं। लेकिन इसके साथ क्योंकि एक ये सिस्टमिक नैरेटिव किसी कारणवश बिल्ड हुआ, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर बच्चे इन्फेक्ट होते हैं, वो माइल्ड रहते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी ससेप्टेबल हैं, बिल्कुल। तो वेव 3, अगर किसी भी सो कॉल्ड वेव 3 की हम बात करते हैं, तो उसके दो मेजर कंपोनेंट फ्रॉम प्रिपरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू उभर के आते हैं। एक आता है कि पहले ये इन्फेक्शन जो था ये अर्बन एरिया फोकस था, क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वहां ज्यादा थी। अब जैसे जैसे क्योंकि ससेप्टेबल पॉपुलेशन हमारी गांव में भी है, जी हाँ। तो जैसे जैसे समय बीतेगा धीरे धीरे इन्फेक्शन कुछ हद तक गांव में, ट्राइबल एरिया में भी जाएगा। दूसरा यह क्योंकि बच्चे फिर भी ससेप्टेबल हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि बच्चे इन्फेक्ट होते हैं लेकिन ससेप्टेबल हैं, तो ये हो सकता है कि हमारा जो सेकंड फेज ऑफ प्रिपरेशन इस मामले में रहे, उसमें हम जो पीडियाट्रिक मैनेजमेंट है अपने देश का और अधिक गति से बढ़ाएं, ताकि अगर बच्चे इन्फेक्ट भी हों, जो होंगे माइल्ड, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से हम उसमें तैयार रहें। वो काम शुरू कर दिया आप लोगों जी। ने। यही सवाल मैं डॉक्टर त्रेहन से भी करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को वो फोन नंबर हम बताना चाहेंगे जिस पर फोन करके वो इन विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं और उत्तर पा सकते हैं। आप नंबर नोट करें, नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 011 दिल्ली का STD कोड और उसके बाद स्टूडियो का नंबर 23097532। आप प्रश्न पूछें और उत्तर पाएं इन विशेषज्ञों से। डॉक्टर त्रेहन, जो बात बच्चों को लेकर हो रही है, खासतौर से अगर हम जैसे थर्ड वेव, तीसरी लहर के लिए तैयारी की अगर बात करें, तैयारी के स्तर पर सरकार जो तैयारी कर रही वो तो हम सुन रहे हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें और खासतौर से जैसे आपके जैसे अस्पताल हैं, उन अस्पतालों की अगर हम बात करें, तो क्या बच्चों को लेकर कोई स्पेशल फोकस आपने अपनी तैयारी में रखा है, या बेड्स बढ़ाने को लेकर, या ओवरऑल क्या नजरिया या क्या तैयारी है आपकी? पहले तो मैं 1 मिनट ये बात बोलना चाहूंगा कि एक बात हम सब मिलके टीवी पे आते हैं और बात करते हैं, जो हमें नॉलेज है आज, कल क्या होने वाला है, वायरस क्या करेगा, ये किसी को नहीं पता। सिर्फ मेरा ये कहना है कि 2 फैक्टर्स है। अगर जो वेव आएगी, और जैसे पिछली वेव आई थी, 90% जो पॉपुलेशन थी वो अनप्रोटेक्टेड थी। अब जो वेव आएगी उसके अंदर अडल्ट्स जो है वो 50, 60, 70% वैक्सीनेटेड होंगे, और बच्चे अभी हो सकता है ना भी वैक्सीनेटेड होंगे भी तो बहुत कम होंगे। तो एक साइंटिफिक थियरी है, इट इज ए मॉड्यूलेशन which says कि when the virus is rampant, it has to find a host. तो is it कि बच्चों को वो ज्यादा होस्ट, मतलब क्योंकि प्रोटेक्टेड पॉपुलेशन है, is it communicated more to the children? अगर जो नहीं होगा तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, और अगर जो हम ना तैयार होंगे और हम फैमिलीज को नहीं वार्न कर रहे टुडे और वो गलत निकला, तो उसकी प्राइस बहुत हेवी होगी। तो इसीलिए मैं ऑलवेज से वर्क ऑन द साइड ऑफ कॉशन, डू नॉट, क्योंकि अगर जो आपने बहुत कॉशियस हुए, आपने वार्निंग दी और कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये आप शुक्र मनाओगे कि भैया हाँ भगवान आपने बहुत अच्छा किया। जी जी। अगर जो आपने बड़ा ये एहसास देते गए लोगों को, कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है, और ये सुनामी आया जो अब आया था, यही तो गलती हमने पहली वेव में करी कि बोला जी अब तो वायरस खत्म हो गया। दुनिया ने, हमारे हिंदुस्तानी तो पहले ही बिलीव करने को तैयार थे। जब ये इंडिकेशंस आई कि जी अब तो वायरस बहुत कम हो गया, खोल दो, साइड वेव में वो गलती फिर से नहीं करनी चाहिए। हमें ये कहना है, स्टे ऑन द साइड ऑफ कॉशन, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करो आप। और बच्चे एक बहुत बड़ी आर्मी है, जो हम मैसेज फैला रहे हैं, जैसे आपने पहले वो दिखाया था एक विजुअल कि बच्चे गा रहे हैं कि हम टोकेंगे। बच्चे आर मच मोर इफेक्टिव देन एडल्ट्स।
आप छोटा बच्चा किसी को बोल दे कि आपने मास्क नहीं पहना तो वो इफेक्टिव होगा, कोई बड़ा बोलता है तो कहता है भाई माइंड योर बिजनेस। तो इसीलिए माय व्यू इज, ऑफ कोर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैसे भी बच्चों के लिए सुविधाएं हैं, पर हम डबल कर रहे हैं उसको ओके इसी तैयारी में कि अगर जो कभी हुआ तो एटलीस्ट वी कैन हेल्प। दूसरी बात यह है कि ये जो थियरीज हैं, पहले बार ये किसी ने प्रिडिक्ट किया था कि 4 टाइम्स वेव होगी, 2 to 3 टाइम्स तो फिर भी बोल रहा था कई लोगों ने, जिसको हमने बोला इनको कुछ पता नहीं है, ये बाहर से बॉस्टन से आ रहे हैं या हार्वर्ड से आ रहे हैं या कुछ, कई बातें करी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि क्या हमारा नुकसान हो सकता है तैयारी करने में, पर नुकसान बहुत होता है अगर जो हम दिलासा देते नए लोगों को, नहीं कोई फिक्र मत करो, फिक्र नहीं करो, तब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बिल्कुल ये आपकी मेरा- बात ये मेरा कहना है। बिल्कुल ठीक है कि तो तैयारी बच्चों को प्रोटेक्टेड रखें, बच्चों को यूज करें टू गिव द मैसेज टू देयर पेरेंट्स, देयर कम्युनिटी, देयर रिलेटिव्स कि आप भी करो, क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करना है आप लोगों को। जिस दिन आपके बच्चे ने ये बोल दिया कि मुझे प्रोटेक्ट करो पिताजी, वो कभी मास्क नहीं उतारेगा। बिल्कुल ठीक है आपकी बात जी। तो ये बहुत ये मेरा जरूरी है कहना है तैयारी कि रखना, these और are the तैयारी things किस तरह we से should चल रही है, address। सरकार किस तरह से तैयारी कर रही है, वो अभी और समझेंगे। हमें- जी हमारे एक दर्शक हैं बेंगलुरु से, सिद्धार्थ गौतम जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी बहुत स्वागत आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग सिद्धार्थ जी। Very good evening to all the doctors there, and very special good evening to Love Agarwal, sir. Good to see you back after a very long time. I have 3 questions. First question. Yeah, please I go ahead. already vaccinated twice. The second dose, I already got vaccinated 1 month back. Okay. Now, how much time it will take for me to develop antibody? Okay. Number 2, the Delta Plus. I'm coming to Delta Plus variant. The Delta Plus virus ओके will skip my vaccine, the Covishield. ओके The only vaccine which is effective for Delta Plus is Pfizer, which is 83 or 84% effective. My vaccine, which I took, the Covishield vaccine, will not be that much effective to the Delta Plus. It will skip. So still I am in danger zone, even though I got complete vaccinated. Number 3, any of the doctor can take the question of the recent cases of Kerala Zika virus. There are 23 cases of Zika virus which has been reported in Kerala. Okay. Number 4, when India will develop herd immunity. Thank you. लास्ट क्वेश्चन वाज When will India develop immunity to? ओके ओके ही सेड 3 क्वेश्चन बट ही आस्क्ड 4 उन्होंने 4 asked पूछे। four एक सवाल तो डॉक्टर संजय राय, पहले तो आप जवाब देना चाहेंगे जो इन्होंने जीका वायरस को लेकर जो सवाल पूछा है, पहले वो जवाब ले जीका वायरस से शुरू कर देते हैं। हिज लास्ट ठीक। क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू जीका वायरस। जी। जीका वायरस अभी सेम वे में फैलता है जैसे हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं। मच्छर से ही फैलता हाँ, है। मच्छर से फैलता है। एडीज, सेम वो मच्छर हर जगह है वो हमारे, डेंगू और चिकनगुनिया जो फैलाता डेंगू है। और चिकनगुनिया फैलाता है, उसी से ये भी फैलता है। जी और केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और चूंकि वेक्टर उसके हर जगह हैं, जो व्हीकल जिससे ये ट्रांसमिट होता है जी। वह हर जगह मौजूद है, तो फैलने का खतरा कहीं भी हो सकता है। इसलिए मॉनिटरिंग करना जरूरी है। और ये अच्छी बात है कि शुरू में ही सरकार ने उनको डिटेक्ट कर लिया, और पहले भी, ये नहीं है कि जिका पहली बार हिंदुस्तान में आया, पहले भी आया है। उनको डिटेक्ट करना और उसका स्प्रेड को रोकने की जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जैसे मच्छर के कंट्रोल करने के जो मेजर्स होते हैं, वो तुरंत इमीडिएट शुरू कर दिया जाता है। जी। तो जीका का जो है उसको मॉनिटर करते रहना ज्यादा जरूरी है। दूसरा जो है, जीका ऐसे जो है बहुत मॉर्टेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उसमें मॉर्टेलिटी बहुत ही रेयर होती है। सिम्टम्स लगभग वही होते हैं जो डेंगू और सबके फीवर आना ये सब, लेकिन मॉर्टेलिटी नहीं होती है। प्रॉब्लम कभी कभी उनमें हो जाती है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में प्रेग्नेंट लेडी को होता है तो थोड़ी सी रिपोर्टेड है कि वह जो है, जो बच्चे का हो सकता है ब्रेन डेवलपमेंट में इंपैक्ट हो उसका। तो लेकिन बेस्ट वे है उसको प्रिवेंट करना, और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी जो है ऑलरेडी सरकार ने शुरू कर दिया है, तो वह सरकार को करना है। शायद हम जो है अपने आप को मच्छर से काटने से बचाएं,
कि अपने आप को जो है, क्योंकि उसी से हो रहा है, तो जिन जगहों पे अभी रिपोर्ट हुआ है और एडीज की खूबी है कि वो दिन में काटता है, एडिस जो है, जी हाँ, तो हमको बचना उससे। बाकी प्रश्नों के उत्तर वो खास तौर से उन्होंने लव अग्रवाल जी आपसे। तो लेट मी जस्ट काइंडली कवर द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच ही हैज आस्क्ड। हाँ, देखिए, जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है, इट इज स्टिल अंडर स्टडी, ओके, और उसमें माना जाता है कि नॉट ओनली एंटीबॉडीज गेट प्रोड्यूस्ड, जो एंटीबॉडीज के द्वारा प्रोटेक्शन मिलता है, देयर आर अदर मोड्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोना वायरस विच कैन बी द टी सेल्स और द मेमोरी सेल्स। तो यह मान के चला जा रहा है ओवरऑल एविडेंस की बेसिस पर 6 से 9 महीने या 12 महीने तक अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो वी रिमेन प्रोटेक्टेड। Okay. बट एविडेंस इज इमर्जिंग विद टाइम एंड बिकॉज यू नो थिंग्स आर मूविंग सो फास्ट, तो जैसे जैसे आएगा तो ये मान के चलें कि अगर आपकी सो कॉल्ड एंटीबॉडीज के जो लोग टेस्ट कराते हैं अगर नहीं भी बनी है जी। तो उसके बारे में विचलित ना हो, चिंता ना करें, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है दूसरा क्वेश्चन उनका था कि डेल्टा प्लस के बारे में, वैक्सीन के बारे में। जी। तो अगर आप देखें, नॉट ओनली कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इंडियन जो वैक्सीन है उसके ऊपर आईसीएमआर के लेवल पर रिसर्च चल रही है कि हाउ इफेक्टिव दीज वैक्सीन विल बी अगेन फॉर डेल्टा प्लस। Okay. और हम एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट 1 या 2 दिन में उसका एविडेंस आ जाएगा। तो अभी एविडेंस एक और 2 वैक्सीन का, जैसे फाइजर का उन्होंने जिक्र किया, उसका आया है, बट देयर आर अदर एक्सपेरिमेंट्स व्हिच आर गोइंग ऑन, जैसे कि डेल्टा, अल्फा और जितने वेरिएंट अभी तक दुनिया में पाए गए हैं उस पर आईसीएमआर की रिसर्च में पाया गया कि थोड़ा सा एफिकेसी कम हुई है, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो चल रही हैं वैक्सीन, दे आर ऑल सेफ एंड दे आर आल्सो एबल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज। ठीक है। तीसरा, जीका के बारे में छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर साहब ने टेक्निकली एक्सप्लेन किया है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्पेशल टीम जो है आज शाम को वहां पहुंच रही है। 6 मेंबर टीम है जिसमें हमारे एम्स के क्लिनिशियंस भी हैं, जिसमें हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हैं, जिसमें वेक्टर कंट्रोल एक्सपर्ट्स भी हैं, ठीक। जो स्टेट के साथ कांस्टेंट टच में कल से ही हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। जी। तीसरा, इसमें जो मेजर चैलेंज होता है वो माइक्रोसेफेली यानी कि बच्चे के माइंड डेवलपमेंट में कुछ केसेस में हो सकता है। तो जो एक केस वहां पर पाया गया था उसमें जो चाइल्ड डिलीवर हुआ, द चाइल्ड इज कंफर्टेबल एंड सेफ ठीक है। एंड वी विल मॉनिटर इट ऑन ए रेगुलर बेसिस आल्सो। जी। आखिरी जो सवाल उन्होंने पूछा था, जो कि भारत मतलब वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जो शायद बात कर रहे हैं, वो कब तक हम लक्ष्य उसको मान के चलें कि देखिए, सब ये सुरक्षित कब होंगे? वायरस की 4 स्टेजेस होती हैं जी। एंड सब्जेक्ट टू फर्दर एडिशन बाय ऑल सीनियर डॉक्टर कोलीग्स जी। हु आर प्रेजेंट हियर। सबसे पहले वायरस देखिए देश में जब आएगा तो पोर्ट ऑफ एंट्री यानी कि दूसरे देश से एयरपोर्ट, लैंडपोर्ट या सी पोर्ट के थ्रू हमारे अंदर आएगा देश में। फिर वो लोकल ट्रांसमिशन के मोड में रहेगा, यानी कि जहां पर कुछ लोग इन्फेक्ट होंगे। उसके बाद थर्ड स्टेज होती है कि जब एक वाइडर ट्रांसमिशन विद इन कम्युनिटी नोट किया जाए। चौथी स्टेज होती है वायरस की, जब वायरस जो है सिस्टम का पार्ट बन जाता है, जिसे एंडेमिसिटी बोलते हैं। अच्छा। तो मैं आप लोगों की दृष्टि में जो लाना चाहूंगा, मेन चीज अगर आप देखें कि लास्ट पेंडेमिक दुनिया में हुआ था 2009 में, विच वॉज स्वाइन फ्लू H1N1। जी। तो 2 साल के करीब लगे जबकि वह वायरस कम्युनिटी में सेटल हुआ, यानी पेंडेमिक से एंडेमिक हुआ। उस 2 साल के पीरियड में भी अगर आप देखें कि उसके बाद एक प्रोग्रामेटिक रूप में हम आज भी मैनेज करते हैं उस प्रोग्राम को, ठीक है। हम देखते हैं कहां केसेस फैल रहे हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जी। लेकिन इस वायरस के बारे में अभी क्योंकि एविडेंस विद टाइम इमर्ज हो रही है, तो हम इसके बारे में नहीं कह सकते। हम 2 ही चीजें कहेंगे, काइंडली फोकस ऑन वैक्सीनेशन एंड फोकस ऑन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो धीरे धीरे ये भी कई और बीमारियों जैसा ही हो जाएगा और इससे फिर डरने की कोई बात नहीं रहेगी। विजय है दिल्ली से। विजय जी, बहुत स्वागत आपका, जल्दी से प्रश्न पूछ लीजिए। जी बोलेगा जी विजय जी, प्रश्न पूछिए आप। विजय जी, अगर आप सुन रहे हैं तो हाँ, हेलो जी सवाल पूछिए। जी हेलो डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। विजय जी सवाल पूछें। ऐसा था डॉक्टर साहब, मैंने कल वैक्सीन लगवाई थी कोविशील्ड। अच्छा जी, हेलो बताएं। हेलो, आप अपने टीवी सेट की आवाज कम करके सवाल जारी रखें। कल जी मैंने वैक्सीन लगवाई थी कोविशील्ड। जी बोलिए। तो शाम तक तो ठीक रही, उसके बाद मेरे को 2 बार बुखार आ गया। अच्छा टीवी के वैक्सीन जी, डॉक्टर संजय राय क्या कहना कोविशील्ड लगवाई हाँ थी। देखिए, कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो वो इम्यून रिस्पांस को जब इनिशिएट करता है तो इस टाइप के लक्षण आ सकते हैं जो कोविड के लक्षण से ही मैच करते हैं। जैसे बुखार आना, सोर थ्रोट होना, बॉडी एक होना, ये सब हो सकते हैं और ये सेल्फ लिमिटिंग है। 2 से 3 दिन में अपने आप ये ठीक हो जाते हैं, तो इसको लेके बहुत घबराने की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी जैसे इन्फेक्शन आपको है और उस समय आपने वैक्सीन ले लिया, हो सकता है 3 दिन के बाद भी अगर फीवर बढ़ता जा रहा है ये,
तो आपको फिर टेस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी और या डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ेगी। अभी ऐसा नहीं लगता, ये नॉर्मल है और ज्यादातर लोगों में ऐसा होता है। जी, समय बहुत कम है। लव अग्रवाल जी, चर्चा में ये बात अब बेहद ज़रूरी हो जाती है, ख़ासतौर से सेकेंड वेव के बाद, जब आप कहते हैं कि सरकार बहुत तैयारी कर रही है, तो हर व्यक्ति के मन में दो प्रश्न आते हैं। पहली बात ये कि अगर उसको कोरोना जैसे सिम्टम्स होंगे तो टेस्टिंग क्या आसान होगी, क्योंकि सेकेंड वेव में लोगों ने देखा कि टेस्टिंग कराना बहुत मुश्किल हो गया था बहुत लोगों के लिए, लाइन लग गई थी, होम कलेक्शन एक एक हफ्ते की डेट मिल रही थी। पहली चीज़, समय कम है तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा संक्षेप में। और दूसरी चीज़, अगर कोई अपने परिजन को या खुद अस्पताल में जाना चाहे तो पहली बात तो ये, ऐसा क्या सिस्टम हो सकता है, टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी है कि वो अस्पताल जाके उसको पता चलेगा कि बेड कहाँ है, या कोई सिस्टम हो सकता है कि वो ज़रूरत है तो उसे बिस्तर मिल जाए। देखिए, सबसे पहले टेस्टिंग के विषय में अगर आप देखें, हम औसतन 7 लाख टेस्ट करीब फरवरी के महीने में डेली बेसिस पर कर रहे थे। जैसे जैसे केसेस बढ़े, आज हम देश में करीब 18 से 20 लाख टेस्ट प्रति रोज कर रहे हैं। परसों ही कैबिनेट में एक डिसीजन हुआ जिसमें 23,000 करोड़ एडिशनल सैंक्शन हुए हैं एज इमरजेंसी पैकेज टू सपोर्ट कोविड मैनेजमेंट। और उसके अंतर्गत हमने स्टेट्स को जो जिस जिले में भी RT-PCR मशीन नहीं, क्योंकि वाइडर स्प्रेड हम देख रहे हैं, तो ऐसे 300-400 जितने जिले हैं वहां पर RT-PCR मशीन भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही जो हमारी गाइडलाइन इशू हुई है विद रिस्पेक्ट टू रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में जैसे केसेस फैल रहे हैं, तो हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट को भी वहां पर प्रमोट किया है ताकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन एड हो सके। दूसरा विषय जो आपने कहा है हॉस्पिटल एडमिशन, ये बहुत एक क्रिटिकल एलिमेंट है। सरकार के स्थाई पर जो भी प्रिपरेशन की जाए वह कम्युनिटी पर टाइम पर अगर अवेलेबल हो इन्फॉर्मेशन, तो टू दैट एक्सटेंट कम्युनिटी में भय भी और जो पैनिक है कम होता है। और इसके लिए पिछली बार भी आपकी भी नॉलेज में है कि कई स्टेट्स में, कई जिलों में इसके लिए एप्स बनाई गई जिसमें हॉस्पिटल बेड अवेलेबिलिटी दिखाई गई, ताकि आप उस अवेलेबिलिटी के बेसिस पर ही हॉस्पिटल को अप्रोच करें, या जो कॉल सेंटर उसको इनिशियली कॉल करके पूछे कहां पर बेड अवेलेबल है, ताकि एक टाई अप हो सके, जब आप बेड में वहां पहुंचे तो इफेक्टिव ट्राइजिंग के साथ आपका टाइमली एडमिशन हो सके। जी बिल्कुल, समय आज इतना ही है। हम चाहेंगे आप बहुत जल्दी इस कार्यक्रम में फिर से शामिल हो और आपसे इन तैयारियों को लेकर और भी चर्चा विस्तार से हो, लेकिन आप सबसे चलते हुए हम चाहेंगे 30-30 सेकंड में, क्योंकि समय बहुत कम है, क्या कहना चाहेंगे इस हालात पर जो इस समय हमारे सामने है, और हम सब लोगों को क्या नहीं भूलना चाहिए? डॉक्टर त्रेन, आपसे शुरू करते हैं, जी बताएं। ये तो अपील है पब्लिक को, अच्छा, कि ये जंग जो है पीपल्स वॉर है, हम सब की वॉर है। और मैं हेल्थ केयर वर्कर्स की तरफ से ये अपील करूंगा कि आप लोग जो भी ये कहा जा रहा है अबाउट अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको प्लीज फॉलो करें और अपनी फैमिली को, पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। यही हमारा आज धर्म है, यही हमारी नेशनल सर्विस है। प्लीज इसके ऊपर पूरा आप लोग अमल करें। लव अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, हेल्प अस टू हेल्प यू, आप हमारी सहायता करें ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। कोविड सेफ बिहेवियर यानी कि 2 गज की दूरी, यूज ऑफ मास्क एंड हैंड हाइजीन, उसको हम अपने जीवन में समाहित करें। अर्ली टेस्टिंग पर फोकस रखें, और कभी भी हमें कोई डाउट हो तो हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लें। वैक्सीनेशन पर हम अपना ध्यान बनाएं, वैक्सीन से रिलेटेड कोई डाउट अपने मन में ना रखें, हेजिटेंसी कोई ना हो, और जब भी वैक्सीन आपके यहाँ पर अवेलेबल हो उसको इस्तेमाल करें। और किसी को भी सूचना चाहिए तो आपकी नेशनल हेल्पलाइन 1075 पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट है, आप उस पर जाकर आपको डिटेल्ड गाइडलाइंस मिल सकती हैं। जी बिल्कुल, कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर के अलावा जो है सरकार अपना काम कर रही है, सारी तैयारी कर रही है और हमें करते रहना चाहिए, लेकिन लोगों से यह है, स्पेशली पेरेंट्स और बच्चों से, कि वो पैनिक ना हो। सरकार देख रही है उनका, वह ये पता होते हुए भी कि शायद बच्चों में माइल्ड डिजीज है, फिर भी तैयारी कर रहे हैं कि कल अगर प्रॉब्लम होती है तो सरकार उसका ध्यान रखेगी, वह चिंता न करें। बच्चों की जिस तरीके की चिंता है वह अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर संजय राय, लव अग्रवाल जी, डॉक्टर नरेश रैन, आप तीनों का बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद तमाम दर्शकों का कार्यक्रम देखने के लिए और कार्यक्रम में फोन करने के लिए। चलते चलते जो दृश्य हमने देखे थे केम्प्टी फॉल और हिल स्टेशंस के, मनाली के और दूसरी जगहों के, एक गीत की पंक्तियां याद आ रही हैं, उससे आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। उस गीत की जो पंक्ति है वो कुछ यूं है कि घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए, ऐसा ना हो इसलिए ध्यान रखें,
क्या करना है बार बार आपको बताया जाता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।